नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने रजिया के बारे में बात की। थोड़ा सा लाइट इशू था, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में कुछ दिक्कत होने लगी थी, इसलिए कुछ चीज़ें जल्दी में बताई थी। दोस्तों, होता क्या है, रजिया के समय में तुर्क अमीर क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। और उसी विद्रोहों में बात की जाएगी अल्तुनिया की। किसकी? अल्तुनिया की, जो उस समय भटिंडा का क्या था? सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? भटिंडा का सूबेदार था। उसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और जैसे मैंने बताया था कि सरहिंद में ही जब विद्रोह हुआ था, तभी कौन मार दिया जाता है? याकूत मार दिया जाता है। जो रजिया का सबसे अच्छा बचाव पक्ष था, क्या था? रजिया का सबसे अच्छा बचाव पक्ष था, वही क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। इस समय क्या है, रजिया की स्थिति कमजोर हो गई थी। क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। और वो अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ जाती है? भटिंडा जाती है। और भटिंडा जब जा रही होती है, तभी क्या होता है? जब तुर्क अमीर सब विरोधी ही थे, तब क्या होता है कि रजिया बंदी बना ली जाती है। क्या होती है? रजिया बंदी बना ली जाती है। और बंदी बनाने के फलस्वरूप रजिया यहाँ पर कूटनीतिक चाल का प्रयोग करती है। ऐसा बताया जाता है कि अल्तुनिया उससे मन ही मन में क्या किया करता था? प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करता था। इसलिए रजिया ने क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया और क्या कर लिया? अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और अल्तुनिया से विवाह करने के पश्चात क्या है? अल्तुनिया से विवाह करने के पश्चात पुनः दिल्ली की ओर बढ़ी और अंततः कैथल नामक स्थान पर, क्या है? कैथल नामक स्थान पर रजिया की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और अल्तुनिया की भी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि रजिया में सभी बादशाही गुण थे, लेकिन महिला होने के कारण यह सब बेकार था? तो यह कहने वाला व्यक्ति था मिन्हाजुस सिराज। मिन्हाजुस सिराज की जो रचना है उसका नाम है तबकात-ए नासरी। उसमें इस चीज का वर्णन दिया है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मिन्हाज ही ने किसकी तैयार की थी? शाही विज्ञप्ति तैयार की थी रजिया के उत्तराधिकारी होने की। लेकिन होगा क्या दोस्तों, जब किसी चीज का दबाव नहीं होता है तो कोई भी कुछ भी कर देता है। होता है ना कि किसी व्यक्ति को जब आप दबा नहीं पाते हो, तब क्या करने की कोशिश करते हो? बदनाम करने की कोशिश करते हो। पहले तो ये कहा कि इसमें महिला होने के कारण ये शासक नहीं बन सकती थी। दूसरी बात की जाएगी तो याकूत और रजिया के मध्य क्या है? याकूत और रजिया के मध्य प्रेम संबंध की बात की जाती है। कैसे प्रेम संबंध की बात की जाती है? रजिया की हाइट थोड़ा सा कम थी और याकूत अभिशन्यायी हबशी था। उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि वो था अश्वशाला का प्रमुख। तो क्या होता था? उसे घोड़े में चढ़ने में क्या करता था? सहायता प्रदान करता था याकूत। इसलिए उन्होंने क्या है, जो तुर्क अमीर थे, उन्हें ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी और क्या करना था? रजिया को बदनाम करना था। इसलिए उन्होंने क्या बता दिया कि रजिया के और याकूत में क्या था? प्रेम संबंध था या निकट संबंध देखने को मिला। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसने कहा याकूत और रजिया के मध्य प्रेम संबंध था? इशामी ने यह कहा था। दूसरी चीज बात कही जाए कि किसने कहा कि रजिया को चरखा संभालना चाहिए, तो वो भी किसने कहा था? इशामी ने ही कहा था। रजिया को सिंहासन पर बैठने के बजाय कहां क्या करना चाहिए? चरखा संभालना चाहिए। वो किसने कहा था? इशामी ने कहा था। दोस्तों, यहीं पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि किस पुस्तक में सर्वप्रथम क्या है? किस पुस्तक में सर्वप्रथम चरखे के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसामी की रचना फुतुह-उस सलातीन में। किसमें? फुतुह-उस सलातीन में यह उल्लेख किया गया है। और यह क्वेश्चन पीजीटी और नेट में भी पूछा गया है कि किसमें सर्वप्रथम चरखे का उल्लेख किया गया है? तो फुतुह-उस सलातीन की रचना फुतुह-उस सलातीन में इशामी के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। तो हम नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, आगे हम बात करेंगे। नोट चरखे का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम उल्लेख इसामी की रचना फुतुह-उस सलातीन
सलातीन में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नए शासक का, जिसका नाम है मोइनुद्दीन बहराम शाह। किसका? मोइनुद्दीन बहराम शाह, जो कि उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। उसके बारे में इकट्ठा क्यों करनी है? क्योंकि उसके समय में एक नया पद सृजित किया गया था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये पद जो जनरेट करने का काम किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? जो रजिया के विद्रोही हुआ करते थे। क्या हुआ था? रजिया के विद्रोही हुआ करते थे, उन्होंने ही यह कार्य किया था। हाँ दोस्तों, एक चीज और याद रखना है कि किसके मतलब कि रजिया के पतन में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन था? तो वो तुर्क अमीर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा। रजिया के पतन में सर्वाधिक उत्तरदायी तुर्क अमीर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? नया शासक जिसका नाम है मोइनुद्दीन बहराम शाह। मोइनुद्दीन बहराम। इसके टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो टाइम पीरियड है 1240 से 1242। इस टाइम में इन्होंने शासन किया। अगर इनके शासन की बात की जाएगी तो इनके समय में एक नया पद सृजित किया गया था जिसका नाम था नायब ए मामलिकात। क्या था? नायब ए मामलिकात पद का सृजन किया गया था। ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पद था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। होगा क्या कि इसे एक ट्रीटी या समझौते के तहत शासक बनाया गया था कि तुम कुछ नहीं करोगे, करेंगे सब कुछ हम, लेकिन काम का मतलब नाम किसका होगा? सुल्तान का नाम होगा। इसलिए इस पद का सृजन किया गया था। और इस पद पर सबसे पहले नियुक्त होने वाला व्यक्ति था एतगीन। कौन था? एतगीन इस पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति था। एतगीन क्या करता है? शक्ति का ढेर सारा प्रयोग करना शुरू कर देता है। क्या करता है? शक्ति का ढेर सारा प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस कारण मोइनुद्दीन बहराम शाह को यह चीज सही नहीं लगती और अंततः एतगीन की क्या कर देता है? हत्या करवा देता है। क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि अमूमन जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या करते हैं? पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोकसभा में उन्हीं की सारी चीजें चलती हैं। तो प्रधानमंत्री जी प्रयोग तो सारी शक्तियों का वही करते हैं, लेकिन नाम किसका चलता है? राष्ट्रपति जी का चलता है। इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जो नया पद सृजित हुआ था जिसका नाम था नायब ममलिकात, उस पद का प्रयोग कौन कर रहा था? एतगीन कर रहा था। लेकिन एतगीन से उब जाता है और अंततः क्या करवा देता है? उसकी हत्या करवा देता है। कौन? मोइनुद्दीन बहराम शाह। तो लिखिएगा मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय एक नया पद सृजित किया गया। नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात। नोट, यह भी पूछा गया कि इस पद पर सबसे पहले कौन नियुक्त हुआ था? तो एतगीन इस पद पर सबसे पहले नियुक्त हुआ था। तो लिखिएगा नायब ए मामलिकात के पद पर सर्वप्रथम एतगीन नियुक्त हुआ
दोस्तों जब ये पद सृजित हो जाएगा तो शक्तियां 3 लोगों के पास केंद्रित हो जाएंगी। शक्तियां 3 लोगों के पास कैसे केंद्रित हो जाएगी? पहला तो सबसे ज्यादा जो शक्ति का स्रोत होगा नंबर 1 पे कौन होगा? सुल्तान होगा। कौन होगा? सुल्तान होगा। और दूसरे नंबर पर कौन होगा? मामलिकात। कौन? नायब ए मामलिकात, या नायब भी लिख सकते हैं कि नायब के दूसरा पद कौन प्रमुख हो गया है? नायब प्रमुख हो गया है। और तीसरे की बात की जाएगी तो एक और जो पद था जो था वजीर। क्या था? वजीर का पद प्रमुख हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर देखेंगे नायब का जो है ये चरमोत्कर्ष चल रहा होगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रजिया क्या है? रजिया के समय या फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जब तक बलवान शासक नहीं बन जाता तब तक तुर्क अमीरों का क्या हो जाता है? बोलबाला रहता है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और अगर वजीर की बात की जाएगी तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि किसके काल को क्या है? किसके काल को क्या कहा जाता है? वजीरों का स्वर्ण काल। तो तुगलक काल को क्या है? तुगलक काल को वजीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि यहां पर सुल्तान के बाद कौन सा नया पद आ जाता है जो सबसे ज्यादा प्रमुख हो जाता है? नायब का पद सबसे ज्यादा प्रमुख हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें नोट करके, नोट वजीर का स्वर्ण काल, वजीर का स्वर्ण काल तुगलक काल को कहा जाता है। तुगलक काल को कहा जाता है, को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। इसके समय में क्या है? मोइनुद्दीन बहराम के समय में ही 1241 में क्या हुआ था? मंगोलों का आक्रमण। क्या हुआ था? मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय में हुआ था। जबकि अगर देखेंगे कि भारत पर जो आक्रमण करने की उम्मीद थी या फिर पहली बार आक्रमण होने की उम्मीद थी वो किसके समय में थी? इल्तुतमिश के समय में थी। और इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ था? वो कहां पर देखे गए थे? सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे। या फिर मान लीजिए कि मंगोलों के आक्रमण का खतरा जो था वो पूर्णतः प्रभावी होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश क्या करता है? शरण नहीं देता है। इस कारण जो आक्रमण होने वाला है वो टल जाता है। लेकिन मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय में 1241 में किसका आक्रमण होता है? मंगोलों का आक्रमण होता है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो लिखिएगा 1241 ईस्वी में, 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण हुआ जिससे दिल्ली सल्तनत की सीमा घट गई। दोस्तों मैंने बताया कौन नियुक्त हुआ था? इथगिन। हाँ, एक चीज वहां पर दोस्तों, एक चीज और नोट करना था कि उसने उसका प्रयोग करके क्या कर दिया था? उसकी हत्या भी करवा दी थी। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेना, नोट इथगिन की हत्या, इथगिन की हत्या बहराम शाह ने उसके शक्तियों के प्रयोग के कारण की थी। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक चीज और ध्यान रखना है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह जो था वो था इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र। क्या है? इल्तुतमिश का यह तीसरा पुत्र था। इल्तुतमिश का
तीसरा पुत्र। क्या था? तीसरा पुत्र था। यहीं पर एक चीज और हमें याद रखनी है कि क्या क्या चीजें थी। इसने किसकी हत्या करवा दी? एतगेन की हत्या करवा दी। ये आगे चलकर और लोगों की भी हत्या करवाता है। जैसे ये वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी की भी हत्या कराने का प्रयास करवाता है, लेकिन क्या होता है, उसकी हत्या नहीं हो पाती है और वो क्या होता है, बच जाता है। तो क्या है, किसने वजीर की भी हत्या कराने की कोशिश की थी। तो लिखिएगा वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी की भी हत्या का प्रयास किया था। लेकिन वह बच गए। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाएगी तो सूकर, किसकी? सूकर की बात की जाएगी। और सूकर को क्या बनाया था? बदायूं का गवर्नर। क्या बनाया था? बदायूं का सूबेदार या गवर्नर बनाया था। लेकिन होता क्या है कि बिना इजाजत, क्या है, बिना इजाजत के कहां प्रस्तुत हो जाता है? राज दरबार आ जाता है। इसलिए ये क्या मानता है, महराम शाह क्या मानता है कि तुमने मेरे आज्ञा की अवहेलना की, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम कैसे आ सकते हो। इसलिए सूकर भी क्या कर देते हैं, सूकर की भी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। ठीक है। बिन बुलाए आने के कारण सूकर की हत्या कर दी थी। हत्या करवा दी। ठीक है। देश बात की जाए तो इसने काजी की भी हत्या करवाई थी। तो दोस्तों, जब सबकी तुम हत्या ही करवा रहे हो तो तुम्हारी भी तो हत्या होगी ना। क्या होता है, फिर इसे बंदी बना लिया जाता है और अंततः इसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? अलाउद्दीन मसूद शाह की। किसकी? अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करने वाले हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह एक नाम मात्र का शासक था। क्या था? एक नाम मात्र का शासक था। वो ज्यादा क्रिया प्रतिक्रिया करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे कि मुइजुद्दीन बहराम शाह ने क्या किया, शक्तियों का प्रयोग किया। जैसे कि नायब ममिलपाद के पद का बनाया गया, लेकिन क्या कर रहा था कि ये अपनी शक्तियों को जान रहा था और ये शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। और शक्तियों के प्रयोग करने के कारण क्या है, शक्तियों के प्रयोग करने के कारण उसे ही निपटा दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि कैसे हम काम कर सकते हैं। तो लिखिएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह इसकी बात की जाएगी तो इसने जो शासन किया है वो टाइम है 1242 से 46। कितना? 1242 से 46 तक शासन किया था। और इसकी बात की जाएगी तो ये क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का लड़का था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र। नेक्स्ट बात की जाएगी तो क्या था, यह नाम मात्र का शासक था। यह नाम मात्र का शासक था। इसके समय में सारी शक्तियों का प्रयोग चालीसा दल कर रहा था।
ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हमने किसकी बात की, अभी चालीसा दल की बात की। तो चालीसा दल की बात की जाएगी तो इसका गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने यह कार्य किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट रही। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने अंतिम खलीफा के नाम का अंकन करवाया था। क्या पूछा गया था, किसने अंतिम खलीफा के नाम का अंकन करवाया था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने ही यह काम करवाया था। और वो कौन था, उस खलीफा का नाम क्या था, अल मुंतशिम बिल्लाह। तो लिखिएगा अंतिम खलीफा, अंतिम बगदाद के खलीफा, अंतिम बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा, खलीफा अल मुंतशिर, अल मुंतशिम, मुंतशिम बिल्लाह, बिल्लाह के नाम का अंकन, के नाम का अंकन, अंकन मसूद शाह ने करवाया था। मसूद शाह ने करवाया था, करवाया। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद शाह। दोस्तों यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो इल्तुतमिश का पुत्र नहीं था लेकिन उसने क्या किया था, शासन किया था। तो दोस्तों इसे हमको याद होना चाहिए। नसरुद्दीन महमूद शाह की बात की जाएगी तो उसने जो क्या है 1246 से 1265 और कहीं कहीं पे 66 भी लिखा मिलता है, उसने शासन किया था। ये क्या था, इल्तुतमिश का पोता और नसरुद्दीन महमूद का पुत्र था। दोस्तों दोनों नाम सेम है, लेकिन होगा क्या कि इल्तुतमिश अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद से बहुत ही प्रेम किया करता था, लेकिन क्या होते हैं, उसकी हत्या हो गई होती है या वो मार दिया गया होता है। तो इसलिए वो दुखी था, तो वो क्या करता है कि उसी के प्रोनाउंसिएशन में या उसे ही याद करने के लिए वो क्या कर देता है, उसी के पुत्र नसरुद्दीन महमूद के पुत्र का ही नाम क्या कर देता है, नसरुद्दीन महमूद रख देता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कौन था कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो पुत्र नहीं था लेकिन उसने शासन किया था, तो वो था नसरुद्दीन महमूद। और लिखेंगे हम इसके बारे में, नसरुद्दीन महमूद, महमूद। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1246 से 65 और कहीं कहीं क्या मिलता है, 66 भी मिलता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ये लिखेगा यहाँ पे, यह इल्तुतमिश का पोता एवं नासरुद्दीन का पुत्र था, नेक्स्ट बात की जाएगी तो इस समय बलवन प्रभावी हो जा रहा था। क्या हो रहा था, बलवन प्रभावी होता जा रहा था। और इसने क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्र जुबैरा का, किसका, अपनी पुत्री जुबैरा का क्या कर देता है, विवाह कर देता है। और इस समय जब वो विवाह कर देगा तो उसे क्या होगा कि शक्तियां और ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी। और नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि, किसकी दी, उपाधि दी, किसकी, उलूग खां की उपाधि दी। और दूसरी चीज, यहीं पर बलवन को किस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है,
नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो लिखिएगा बलबन ने 1249 में अपनी पुत्री जुबैरा, किसका? जुबैरा, अंडरलाइन करिएगा, जुबैरा का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। नेक्स्ट, बलबन को नासरुद्दीन ने 1249 में ही उलूग खां की उपाधि दी। एवं नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना कि बलबन कैसा व्यक्ति था? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और ये जो नसरुद्दीन महमूद थे वो कैसे व्यक्ति थे? धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। ये कहते हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि ये खाली समय में क्या करते थे? कुरान की आयतें लिखा करते थे। क्या करते थे? कुरान की आयतें लिखा करते थे और आयतों को लिखकर ही उसे बेचा करते थे और उसके बेचने से जो आमदनी प्राप्त होती थी या पैसे जो प्राप्त होते थे उसी से अपना खर्चा चलाया करते थे। ऐसे व्यक्ति थे कौन? नसरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों क्या होता है, जब ज्यादा धार्मिक कोई व्यक्ति हो जाएगा तो उसकी शक्ति का प्रयोग कोई और तो करेगा ना। और दूसरी चीज, इसके सामने सबसे बढ़िया विकल्प कौन था? नसरुद्दीन महमूद के समय में बलबन था। कौन था? बलबन था। और बलबन ने क्या किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। क्या कर दिया? पुत्री का विवाह कर दिया। और पुत्री का जब विवाह कर देगा तो ससुर की बात कोई टाल सकता है क्या? तो उसी तरीके से ये सारी चीजों को संचालित करना शुरू कर देता है। और संचालित करने के दौरान ये देखता है नसरुद्दीन महमूद कि बलबन अपने निकट संबंधियों को, किसको? निकट संबंधियों को क्या करता है? सेना में भर्ती करना शुरू करता है और बड़े बड़े पदों पर उनकी नियुक्ति करवाता है। क्या करवाता है? नियुक्ति करवाता है। तो दोस्तों एक समय ऐसा भी तो आएगा ना जब उसका कोई ना कोई तो विरोध करेगा। तो क्या होता है? भारतीय मुसलमान उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं और नसरुद्दीन महमूद का, किसका? नसरुद्दीन महमूद का कान भरना शुरू कर देते हैं। इस घटना को देखा जाए तो 1253 में क्या है? 1253 में पुनः बलबन को उस पद से हटा दिया जाता है। किस पद से? नायब मामलिकात के पद से हटा दिया जाता है और नया व्यक्ति उस पद पर नियुक्त होता है। लेकिन व्यक्ति देखिएगा दोस्तों कि वो व्यक्ति उस चीज को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाता है और अंततः नसरुद्दीन महमूद को पुनः किसको नियुक्त करना पड़ता है? बलबन को नियुक्त करना पड़ता है और अंततः बलबन ही पूरी शक्तियों का प्रयोग करता है। और अंत समय में क्या होता है? अंत समय में इसके बारे में यह षड्यंत्र बताया जाता है। किसका? बलबन का षड्यंत्र बताया जाता है कि नसरुद्दीन महमूद की क्या करवाया था? उसने हत्या करवाया था। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश का कोई भी उत्तराधिकारी अब जीवित नहीं था। तो शासक कौन बनेगा? जो योग्य होगा वही बनेगा। तो बलबन ही शासक बनता है, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी चीज ये हो सकती है कि यह सत्ता के लालच में क्या करवा देता है? इनकी हत्या करवा देता है। ऐसा भी माना जा सकता है। दोस्तों हमने इन सब चीजों के बारे में देखी। तो लिखिएगा नासरुद्दीन धार्मिक
धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। वह कुरान की आयतें लिखा करता था, लिखा करता था। और उसे बेचकर जीवन यापन किया करता था। इसलिए इसे शाही दरवेश भी कहा जाता है। शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे शाही दरवेश कहा जाता है, तो नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कुरान की आयतें लिखकर अपने खर्चे को काबू में करता था, अपना जीवन निर्वाहन करता था। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में और क्या था। हाँ, इसके बारे में और बात की जाए तो इसे आदर्श सुल्तान क्या है, नसरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान मिनहाज उस सिराज ने कहा है। मिनहाज उस सिराज ने कहा है। उस सिराज ने कहा है। ठीक है, इसे लिख लिया। यहीं पर बात की जाएगी तो नोट मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए नासरी नासरुद्दीन महमूद को समर्पित की। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, बात की जाएगी तो बलवन क्या है, बलवन को क्या बनाया गया था 1249 में क्या बनाया गया था, नायब ए मामलिकात ठीक है। नेक्स्ट बात की जाएगी तो क्या है, ये कितने पद समय तक रहता है, 1253 तक। किसके तक, 1253 तक रहता है। नेक्स्ट 1253 में ही दूसरा कौन व्यक्ति बनता है, तो इमादुद्दीन रहमान। कौन बनता है, इमादुद्दीन रेहान। कौन, इमादुद्दीन रेहान बनता है। ठीक है। नेक्स्ट 1254 में पुनः
बलवन नायब बनता है, नायब बनता है। ठीक है। और एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि ये क्या था, भारतीय मुसलमान था। कौन था? भारतीय मुसलमान था। और ये पहले क्या था, हिंदू धर्म से संबंधित था, लेकिन क्या होता है बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे 1265 में, 1265/66 में महमूद की मृत्यु हो गई, तो दोस्तों हमने आज बात की इन सब शासकों के बारे में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।